आज हम अपने विश्लेषण की शुरुआत उस खबर से करेंगे जिसमें देश की शायद कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इस खबर में ना तो ग्लैमर है, ना टीआरपी है, ना विज्ञापन है और ना ही नेताओं के लिए वोट है। इसलिए देश इस खबर को देखना ही नहीं चाहता और इस खबर में सिर्फ उन लोगों की ही दिलचस्पी है जो इसका शिकार हुए हैं। हम बाढ़ की बात कर रहे हैं और आज ये खबर हम उन्हीं लोगों के लिए कर रहे हैं जो इस बाढ़ का शिकार हुए हैं और उन लोगों को कुछ बताना चाहते हैं जो खुशकिस्मत हैं, जो इस बाढ़ का शिकार नहीं हुए हैं, जो इस समय अपने अपने घरों में बड़े आराम से बैठकर अपने परिवार के साथ हमें देख रहे हैं। आप सब लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप इस बाढ़ का शिकार नहीं हुए हैं, लेकिन उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो इस समय बहुत परेशानी में हैं। भारत के 9 राज्य इस समय बाढ़ का सामना कर रहे हैं। बिहार और असम में हालत सबसे ज्यादा खराब है, लेकिन ये स्थिति या ये खबर हम पहली बार नहीं दिखा रहे, बल्कि हमारे देश के प्रशासन की नाकामी का बांध पिछले 73 वर्षों से इस बाढ़ को रोकने में असफल रहा है। 73 वर्षों में न जाने कितनी सरकारें आई हैं, कितनी पार्टियां सत्ता में आई हैं, कितने प्रधानमंत्री आए हैं, कितने मुख्यमंत्री आए हैं, लेकिन ये बाढ़ जहां थी वहीं है। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बाढ़ भारत की वार्षिक समस्या क्यों बन गई है। हिंदी के सबसे प्रभावशाली और महान साहित्यकारों में से एक का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार में हुआ था और वर्ष 1948 में 26 जनवरी के दिन उनकी एक रचना साप्ताहिक पत्र जनता में प्रकाशित हुई थी। इस रचना का शीर्षक है डायन कोसी और उन्होंने ये रचना रिपोर्टिंग के अंदाज में लिखी थी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कोई रिपोर्टर लिखता। और बिहार की कोसी नदी में हर साल आने वाली बाढ़ और उससे होने वाले नुकसान का वर्णन उन्होंने अपनी इस रचना में किया था। कोसी नदी में हर वर्ष आने वाली बाढ़ फणीश्वर नाथ रेणु की कई मशहूर कथाओं का हिस्सा रही है। ये बाढ़ कैसे बिहार के लोगों का जीवन बर्बाद कर देती है, इस व्यथा को फणीश्वर नाथ रेणु ने आज से 73 वर्ष पहले ही समझ लिया था। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस बिहार में 4 स्मार्ट सिटीज बनाने की योजना है, उसी बिहार के लोग आज भी बाढ़ से मुक्ति पाने में सफल नहीं हो पाए हैं। पिछले 73 वर्षों में बाढ़ हर साल बिहार के ज्यादातर इलाकों को डुबा देती है। राजधानी पटना जैसे शहरों की सड़कें पानी में डूब जाती हैं, गरीबों से उनके घर और खेत छिन जाते हैं, लेकिन तस्वीरें हर साल वैसे ही रहती हैं, बदलती नहीं। फणीश्वर नाथ रेणु का सबसे मशहूर उपन्यास है मैला आंचल। इस उपन्यास में कोसी नदी पर बांध बनाने की सरकारी योजना और इस दौरान किसानों के हिस्से की जमीनें छिन जाने का जिक्र है, जिसमें अपना सब कुछ गंवा चुका एक किसान अपनी व्यथा बताते हुए कहता है कि सरकार ने कोसी मैया को तो बांध दिया, लेकिन हमारे धीरज को कौन बांधेगा। आज मैला आंचल वो पुस्तक आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं और इसमें से आपको कुछ पढ़कर बताना चाहता हूं कि उन्होंने क्या लिखा है। ये किसान अपने हालात को कैसे बयां कर रहा है, ये आज आपको सुनना चाहिए और ये मैं अब उनकी पुस्तक से आपको पढ़कर सुनाता हूं। वो कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब दिन करी बेगारी, खंजड़ी बजा के गीत गवैछी, फटक नाथ गिरधारी रे दिरझा। ये कहा है उन्होंने। अब इसका मतलब क्या है ये भी आपको समझा देते हैं, क्योंकि जो लोग बिहार में नहीं रहते वो इसका मतलब नहीं समझ पाए होंगे। और आज का विश्लेषण जो है वो हमारे बिहार के दर्शकों के लिए है, बिहार के लोगों के लिए है, चाहे वो जी न्यूज देखते हो या ना देखते हो, लेकिन हम उन सब के साथ हैं। और बिहार के लोग कितनी परेशानी में हैं, असम के लोग कितनी परेशानी में हैं, बाकी राज्यों के जो लोग हैं जो बाढ़ के शिकार हुए हैं, वो उनकी जो सारी परेशानियां हैं, ये हम आज देश के सामने रखना चाहते हैं। तो अब आपको बताते हैं किसान क्या कह रहा है। ये किसान कहता है कि सब कुछ गंवाने के बाद वो अब साल भर बेगारी करता है, खंजड़ी यानी एक तरह का वाद्य यंत्र बजाता है और फटकनाथ गिरधारी यानी निर्धन अवस्था में अपना जीवन यापन कर रहा है। ये सारी बातें एक लेखक ने अपने उपन्यास में आज से कई दशक पहले ही लिख दी थी, लेकिन आज भी स्थिति नहीं बदली और देश के उन राज्यों में लोग आज भी अपना सब कुछ गंवाने के बाद ऐसी ही निर्धन और दीनहीन अवस्था में जी रहे हैं जहां बाढ़ एक वार्षिक समस्या बन चुकी है। और सब लोग
अब इससे परेशान हैं। इस समय सिर्फ बिहार ही नहीं, हमारे देश के 9 राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। इनमें सबसे बुरी स्थिति बिहार और असम की है, जबकि गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों में भी स्थिति अब धीरे धीरे खराब होने लगी है। भारत के नक्शे पर आप देख लीजिए इस समय कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो बाढ़ के शिकार हो रहे हैं, जहां हालात खराब होते जा रहे हैं। ये वो सारे राज्य हैं। बिहार के 8 जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ लोगों के लिए परेशानी और विस्थापन का कारण बन गई है, और इन 8 जिलों में 4 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की वजह से इस समय बहुत परेशानी में हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि दरभंगा, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और वैशाली में हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। इसलिए जो लोग इन इलाकों में रहते हैं वो जरूर सावधान रहें, और जो लोग इन इलाकों में जाने के बारे में सोच रहे हैं वो भी सावधान हो जाएं, वो ना जाएं। बिहार भारत का वो राज्य है जो बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। बिहार की 76% से ज्यादा आबादी ऐसे इलाकों में रहती है जहां कभी भी बाढ़ आ सकती है। नेपाल और बिहार की सीमाएं आपस में मिलती हैं, और जब पूर्वी नेपाल के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश होती है तो पानी पहाड़ों से बहकर नारायणी, गंडक, बागमती और कोसी जैसी नदियों में पहुंच जाता है, और इन नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। इन नदियों का पानी आसपास रहने वाले लोगों के लिए बहुत परेशानी न बने, इसके लिए बिहार में पिछले कुछ दशकों में 3000 से ज्यादा तटबंध बनाए गए हैं। इन तटबंधों को कई बार हम पुश्ता भी कहते हैं। ये पुश्ते इस तरह से बनाए जाते हैं कि नदियों में पानी का स्तर बढ़ने के बाद भी पानी ज्यादा मात्रा में यहां से बाहर ना निकले। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इन सब के बावजूद बिहार में बाढ़ की घटनाएं पहले के मुकाबले 2.5 गुना बढ़ गई हैं। उत्तरी बिहार में मौजूद जो 8 नदियां इस बाढ़ का सबसे बड़ा कारण बनती हैं, उनके नाम हैं घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती, भूथई बालन, कोसी और महानंदा। नक्शे पर आपको ये सारी नदियां इस समय दिख रही होंगी। विशेषज्ञों का यह कहना है कि बिहार में हर साल आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए जो तटबंध बनाए गए हैं उनमें से कई के डिजाइन सही नहीं है, और यही वजह है कि बिहार में बाढ़ नियंत्रण में आने की बजाय बाढ़ हर साल बेकाबू ही होती जा रही है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जिसे अंग्रेजी में सॉरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। ये कोसी नदी का नाम है, लेकिन इन दिनों एक नदी और ऐसी है जिसने बिहार के एक बड़े इलाके को बाढ़ में डुबो दिया है, और इस नदी का नाम है नारायणी गंडक। ये नदी नेपाल से बिहार के पश्चिमी चंपारण में प्रवेश करती है, और नदी के पानी को नियंत्रित करने के लिए भारत नेपाल सीमा पर गंडक बैराज बनाया गया है, जिसे वाल्मीकि बैराज भी कहते हैं, जिसमें पानी के बहाव को नियंत्रित करने वाले 36 फाटक बनाए गए हैं। लेकिन 18 भारत में हैं और 18 फाटक नेपाल के हिस्से में आते हैं, और इन्हीं फाटकों से पिछले कुछ दिनों में 4,40,000 क्यूसेक से ज्यादा पानी बिहार में प्रवेश कर चुका है। यह भी कहा जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से नेपाल ने अपने हिस्से में आने वाले 18 फाटकों की मरम्मत करने की इजाजत नहीं दी, और अगर इन फाटकों पर दबाव बढ़ा तो बांध टूट भी सकता है। हालांकि अब भारत के इंजीनियर्स ने इस बांध की मरम्मत शुरू कर दी है। नेपाल सीमा के पास बसे इस इलाके में बाढ़ के हालात क्या हैं और कैसे यहां रहने वाले लोग दशकों से हर साल इसी तरह की बाढ़ का सामना करते हैं, ये समझने के लिए हमने इस इलाके से एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। ये वो इलाका है जहां कोई जाना नहीं चाहता, जहां कोई रिपोर्टर जाना नहीं चाहता, जहां कोई न्यूज चैनल की टीम जाना नहीं चाहती, क्योंकि परेशानी यहां पर बहुत है, जान जाने का भी खतरा है और दूसरी परेशानियां भी बहुत हैं। इसलिए जो लोग यहां रहते हैं उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि राजस्थान में किसकी सरकार बचेगी, किसकी सरकार जाएगी। इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि यहाँ राजधानी दिल्ली में बैठकर लोग क्या सोच रहे हैं या मुंबई में बैठकर लोग क्या सोच रहे हैं। ये अपनी जिंदगी से ही संघर्ष कर रहे हैं। ये रिपोर्ट देखकर आज आप समझ जाएंगे कि भारत आजादी के 72 वर्षों के बाद भी बाढ़ का इलाज क्यों नहीं ढूंढ पाया है। घर डूबे हैं, खेत डूबे हैं, जंगल डूबे हैं, लोगों के दिल भी डूबे हैं, क्योंकि बिहार की इस बाढ़ में सिस्टम भी डूब गया है, सरकार के वादे भी डूब गए हैं और प्रशासन के बड़े बड़े दावे भी।
जुगाड़ टेक्नोलॉजी की जो बात होती है बिहार में, वो जुगाड़ का ये नमूना है। ये तो लगभग 20 साल से ऐसे हालत पूरा चल रही है। 20 साल से हर बार पानी भरता है? हर बार पानी भरता है। जब तक होश है 20 साल से, उस टाइम से गाँव में नहीं पहुँचता। नहीं। बाढ़ में डूबे बिहार की तस्वीरें और रिपोर्ट्स आपने पहले भी देखी होंगी, लेकिन बाढ़ में डूब चुके सरकारी दावों की रिपोर्ट आप अब देखेंगे। पूर्वी चंपारण के बगहा जिले में नेपाल के बॉर्डर पर भारत की आखिरी पंचायत है वाल्मीकि नगर, जहां के गांव रोहुआ टोला से हमने बाढ़ प्रभावित गांवों का सफर शुरू किया। इस सफर में हमारे साथी थे कुछ स्थानीय लोग और एक टूटी हुई नाव। हम चलेंगे उन इलाकों में जहां लोग अभी भी फंसे हुए हैं, उन इलाकों में चलेंगे जहां लोग खुद से वहां तक पहुंच रहे हैं। अपना राहत सामग्री जो उनके पास है, जो सामान उनको लेके जाना है, ये उनका चैलेंज रोज का है। ये देखिए टूटी हुई नाव है, इस नाव में पानी लगातार भरता है और इसी टूटी हुई नाव में व्यवस्था ऐसे काम चलाऊ की जाती है कि इस पानी को निकाला जाता है। उसके बाद इधर के गांव के इस हिस्से में फंसे हुए लोग जो उस तरफ के गांव में जिनको जाना है, जहां उनका घर है, वहां जब जाने का वो प्रयास करते हैं तो देखिए वो प्रयास कैसे शुरू होता है और दिन कैसे शुरू होता है कि आखिरकार क्या हालात हैं इस वक्त। गंडक नदी से छोड़े हुए पानी के बाद जो आधा दर्जन से ज़्यादा गांव जलमग्न हुए हैं, उन गांवों की स्थिति क्या है, वहां से हम एक ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी नाव में हमारा भी सफ़र होगा, इस नाव में हमारी टीम होगी और फिर अब देखते हैं कि इस नाव से ये सफ़र कैसे आगे बढ़ता है, किस तरीके से ये नाव आगे गांव तक पहुंचती है। बिहार के ज्यादातर गांव हर साल बाढ़ के दौरान इसी तरह की नावों पर निर्भर रहते हैं, क्योंकि प्रशासन की मदद हर गांव तक नहीं पहुंचती। सरकारी मदद को अपने गांव तक ले जाने के लिए इनके पास और कोई सहारा नहीं है और नाव का ये सफर आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा हिसाब देख लीजिए, ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, VTR बोलते हैं इसको, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। काफी मशहूर टाइगर रिजर्व है बिहार का और हम उसके बीच से इस वक्त निकलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये जो गांव हैं वो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के बीच से होते हुए गुजर के उन गांवों में जाना होता है। रोज इसी रास्ते से जाते हैं? हाँ, इसी रास्ते से हम लोग गुजरते हैं चकदहवा से। तो अभी क्या फंस गया क्या? अभी नाव फंस गया है। ये तस्वीरें आंखें खोलने वाली है। बाढ़ राहत के नाम पर करोड़ों रुपए का जो फंड प्रशासन के पास आता है वो कहां बह जाता है। इन तस्वीरों को देखिए और समझ जाइए। तो रोहुआ टोला से चकदहवा आ गए हैं हम। 45 मिनट का सफर। यहाँ अब तक कोई कैमरा नहीं पहुंचा है। मैंने यहाँ लोगों से भी पूछा, कोई चैनल, कोई मीडिया इधर आया क्या आपसे मिलने? प्रशासन ना कोई न्यूज चैनल कुछ भी नहीं आया यहाँ पे। यहाँ कोई इससे पहले नहीं आया? जी नहीं, कोई नहीं आया। इस गांव में बाढ़ का पानी उतर चुका है, लेकिन तबाही के निशान बाकी है। लेकिन यहाँ अभी तक भी कोई सरकारी मदद नहीं पहुंची है। लोगों को पता है कि प्रशासन नहीं आएगा, लेकिन बाढ़ का पानी दोबारा आएगा, इसलिए इंतजाम खुद करके बैठे हैं। ये तस्वीर पूरे देश के लिए देखनी जरूरी है। ये तस्वीर इसलिए देखनी जरूरी है क्योंकि ये तस्वीर उस सच को बताती है जो सच अब तक आपने शायद नहीं देखा होगा। ये तस्वीर उस सच को बयां करती है जिसमें करोड़ों और अरबों रुपए बाढ़ राहत के नाम पे खर्च करने का दावा किया जाता है। और आप देख लीजिए कैसे इन घरों में पानी भरने के बाद ये व्यवस्था लोगों की खुद की बनाई हुई है। कैसे इन घरों में पानी आ जाने के बाद अब लोगों को मालूम है कि अगर जान बचानी है, बच्चों को बचाना है, सुरक्षित रहना है, तो ऐसी व्यवस्था खुद की करनी पड़ेगी। तो अपने घर में जो चौकी, जो तख्त रखी हुई थी, उसको अब उन्होंने एक मचान, ये मचान देखिए कैसे व्यवस्था खुद बनाई गई है। इस गांव में बाढ़ का पानी जरूर उतर चुका है, लेकिन अब लोग सिस्टम पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। आखिर पहली बार किसी मीडिया चैनल ने इनकी सुध ली है। यहाँ पर कोई शासन नहीं आता है, कोई प्रशासन नहीं देखभाल करता है, ना कोई। फाइल में तो लिखा हुआ है कि बहुत पैसा खर्च हो रहा है। यहाँ पर कोई नहीं दिया है सर, एक नौका भी नहीं दिया है। हम लोग भीख दुख मांग कर कोई सो रोजी रोटी अपना चलाते हैं सर। 30 साल से यही लिख करके जाता है कि आगे सरकार से सुनवाई होगा। लिख के जाने के बाद कोई सुनवाई हम लोगों को नहीं होता है। हम लोगों को आज तक कोई सरकारी माई बाप अभी नहीं हुआ कि हम लोगों को मदद करे। लड़का पेट में औरत का मर जाता है, रास्ता नहीं के, बाढ़ में दोहत आदमी, कितना बच्चा यहाँ मर गई, बूढ़ा मर गई, दवाई बिना खैला बिनू। तो मेहरारू के पेट में लड़का है, खत्म हो गए। जब रास्ते नहीं खे, आदमी जा ही नहीं खे पावत, पिरह के मर जाता है, बच्चा मर जाता है। बिहार के इन गांवों में बाढ़ तो हर साल आती है, लेकिन न प्रशासन की मदद पहुंचती है और न किसी मीडिया चैनल के कैमरे। लेकिन जी न्यूज बिहार के ऐसे ही गांवों में पहुंचा है जिनकी फिक्र न सरकार को सताती है और न मीडिया को।
जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट का दूसरा पड़ाव, दूसरा गांव, ग्राम झंडुआ। ये रास्ता चूंकि बारिश के बाद, अब बाढ़ के पानी के बाद और बारिश के बाद पूरी तरह से खराब हो चुका है। झंडुआ गांव में आप ये सोच लीजिए, ये पूरा बहाव क्षेत्र है और ये पूरा हिस्सा खेती है। ये खेती जलमग्न हो चुकी है। यहाँ पानी लगातार, चूंकि गंडक नदी के बांध पर पानी लगातार वहां से आ रहा है। बारिश के बाद लोग अब गांव में फंस चुके हैं, यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। तो हम लोग का पूरा गांव यहाँ था, वो नदी किनारे में सब गिर गया है एकदम। 3-4 दिन करने में 30 साल हो गया सर, अभी कोई आदमी नहीं आया। नीतीश बाबू को तो आदमी कोई नहीं आया है यहाँ पर। बाढ़ प्रभावित गांवों की ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए हमें जिन हालातों का सामना करना पड़ा, वो इन गांव वालों के लिए कोई नई बात नहीं है। कुदरती आपदा कोई भेदभाव नहीं करती। बाढ़ जब आती है तो सबको डुबोती है, फिर चाहे लोगों के घर हो या सशस्त्र सीमा बल की चौकी। इस वक्त हम झंडू टोला इलाके में है। झंडू टोला जो गांव है, और वहाँ एसएसबी की एक बटालियन है जो यहाँ पर तैनात है। और उसकी स्थिति देखिए, पूरा का पूरा हिस्सा इस एसएसबी का जो प्रीमाइसेस है, जो पूरा परिसर है, वो जलमग्न हो चुका है। और जो एहतियात के तौर पे आप गाड़ियां देख पा रहे होंगे, एसएसबी ने अपनी सारी गाड़ियां जो उस बटालियन की हैं, उसको उन्होंने थोड़ा ऊपरी ये हिस्सा मेरे पीछे जो दिख रहा है, यहाँ पर इन्होंने इसको लगा दिया है। लेकिन आप स्थिति की त्रासदी को समझने की कोशिश कीजिए। बाढ़ में डूबे बिहार की रिपोर्टिंग के दौरान हम कई गांवों में गए, जहां हमें कहीं बाढ़ का पानी भरा हुआ मिला, कहीं पानी उतरने के बाद बाढ़ की तबाही की तस्वीरें दिखी, लोगों के चेहरों पर परेशानियां दिखी। हाँ, अगर कुछ नहीं दिखा तो वो था सिस्टम, प्रशासन के नुमाइंदे और सरकारी वादे। जी न्यूज के ग्राउंड जीरो के तीसरे पड़ाव बिंटोली गांव से हम इस वक्त निकल रहे हैं। पूरा हिस्सा जलमग्न है और आप ये सोचिए, इस गांव में हमने कोशिश की, आवाज भी लगाई कि शायद किसी से बात हो जाए। इस वक्त इस गांव में कोई भी नहीं है। आप स्थिति की त्रासदी और उसके वो जितना भयावह स्थिति है उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। इन तस्वीरों को आपको दिखाने का मकसद ये है कि आप ये समझ पाए कि बिहार के बाढ़ की त्रासदी की जो तस्वीरें अब तक आपने देखी हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं जहां तक पहुंचा, जिन लोगों से आज मिला, वहां पिछले कई वर्षों से न तो प्रशासन पहुंचा है, न सरकार पहुंची है, न सरकार का कोई प्रतिनिधि पहुंचा है। बिहार में बाढ़ के हालातों का जायजा लेने के लिए जहां कोई नहीं पहुंचा, वहां जी न्यूज पहुंचा और इन गांवों के रहने वाले लोगों की आवाजें देश को सुनाई, जो सरकार के कानों तक पहुंच ही नहीं पाती, और अगर पहुंच भी जाएं तो सरकारें उन्हें अनसुना कर देती है। बाढ़ की तरह ये भी बिहार की वार्षिक त्रासदी है। इन गांवों में बसे लोग ये मनाते हैं कि बाढ़ ना आए, इनके गांव न डूबे, लेकिन इसी सरकारी महकमे का भ्रष्ट तंत्र ये मनाता है कि हर साल बाढ़ जरूर आए, ताकि उनकी तिजोरी में पैसे की बाढ़ आती रहे। अपने सहयोगी कमर खान के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, भारत नेपाल सीमा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.